हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे, हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कंसाइनमेंट में, और वो है इनवॉइस प्राइस मेथड। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, इसमें क्या करना है, हमको क्या अलग करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी बातें हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी आपको नोट्स बनानी है नोट्स बनाते रहो मेरे साथ साथ, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, अपना मोबाइल फोन में तो आप शायद वीडियो ही देख रहे होगे, और भी दूसरे डिस्ट्रैक्शन है उनको बंद कर दो, ठीक है ना। और यहां पर पूरा ध्यान जो है अपना लगाओ। अब देखो, आपको पता है कि ये जो कंसाइनर है मिस्टर एक्स दिल्ली, वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं जो हम लोग पहले लिया था, और ये मिस्टर वाई कंसाइनी है कोलकाता में। अब अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो जो थे, वो जो मेथड था वो था कॉस्ट प्राइस मेथड, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं, पर वो था कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग जो गुड्स सेंड करते थे कंसाइनमेंट में, उसको हम कॉस्ट प्राइस पे कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाते थे। यानी कि अगर 100 रुपए का गुड्स भेजा है तो उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में हम लोग वैल्यू लेते थे वो 100 रुपए की ही होती थी। लेकिन कभी कभी कंसाइनर क्या होता है ना, कंसाइनर थोड़ा ज्यादा चालाक होता है, और वो क्या करता है, वो अपने गुड्स जो है वो कॉस्ट पे एक मार्जिन ऐड कर देता है, ठीक है। कॉस्ट पे एक मार्जिन ऐड कर देता है और उसके बाद उसको कंसाइनी को भेजता है। कॉस्ट पे एक मार्जिन ऐड कर देता है और उसके बाद उसको कंसाइनी को भेजता है, ताकि उसका एक एडिशनल प्रॉफिट हो सके, एक क्या कहते हैं, सीक्रेट प्रॉफिट वहां पर निकल के आ सके। तो क्या होता है, देखो, ये जो कंसाइनर है ये कंसाइनी को क्या करता है, गुड्स भेजता है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना। ये कंसाइनी को क्या करता है, गुड्स भेजता है, ओके। तो अरे यार, ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को पहले किस चीज पे भेजा करता था? पहले वो भेजा करता था कॉस्ट पे। लेकिन अब जो वो एक, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है ना, तो एक स्टेटमेंट बना के भेजता है कि क्या क्या गुड्स मैंने भेजे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, और तुमको कितने में बेचना है वगैरह। तो अब जो है वो कॉस्ट पे नहीं भेजेगा, वो क्या करेगा, कॉस्ट पे एक मार्कअप या एक मार्जिन ऐड करेगा, ठीक है। और कॉस्ट पे मार्जिन ऐड करके जो नई प्राइस आएगी उसको बोलते हैं हम इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो जो भी उसका कॉस्ट है, सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो भी कंसाइनर का कॉस्ट लगा है उन गुड्स के पीछे, जितने में वो परचेज करके लाया है, उतने कॉस्ट पे गुड्स जो है वो नहीं भेजेगा। गुड्स को जब भेजेगा तब वो क्या करेगा, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा कर देगा, ताकि कंसाइनी जब उसको ज्यादा प्राइस पे बेचे तो इसका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो, ठीक है। थोड़ा सा मार्कअप ऐड कर देता है। अब इसका कारण क्या है, क्यों कंसाइनर ऐसा करता है? उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या होता है, ठीक है, रीजंस फॉर इनवॉइस प्राइस, ठीक है। इसमें एक कारण तो देखो हो सकता है कि कंसाइनर जो है वो नहीं चाहता कि कंसाइनी को पता चल जाए कि उसकी गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। क्योंकि देखो, बिजनेस जो है ना, बिजनेस में काफी सारे ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। आप कभी किसी दुकानदार से कुछ जब सामान खरीदने जाओगे ना, आप उससे पूछोगे कि भैया आपने जो मुझे ये माल बेचा उसमें बताइए तो सही सही आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो वो अगर आपको कोई फिगर बता भी देगा ना, तो 99% चांसेस है कि वो फिगर जो है वो सही नहीं होगी, एक्यूरेट या एग्जैक्ट प्रॉफिट वो अपनी खरीदी आपको कभी बताएगा ही नहीं, ठीक है ना। वो तो आपको बोलेगा अरे भैया इसमें तो मैंने कुछ मुनाफा ही नहीं कमाया, क्या 100 रुपए का माल आपको बेचा, इसमें तो मैंने 2 रुपए कमाए। क्योंकि ये तो नहीं बोल सकता ना कि जितने में खरीदा उतना में ही बेच दिया, उसकी बात पर तो फिर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। लेकिन कभी भी वो अपना एक्चुअल मुनाफा या एक्चुअल प्रॉफिट या कितने में वो खरीद के लाए थे, इन चीजों को वो कभी किसी से शेयर नहीं करते, उनको सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि यहां पर जो कंसाइनर है वो भी ऐसा चाहता हो कि कंसाइनी जो है इसको ये बात पता ना चले कि एक्चुअल जो गुड्स भेजे गए कंसाइनमेंट में उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। तो वो क्या करता है, कॉस्ट पे थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके इनवॉइस प्राइस बन जाती है वो, और इनवॉइस प्राइस पे वो जो प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजता है, यहां से जो गुड्स जाती है ना, उसके साथ एक कागज का टुकड़ा जाता है जिसमें सारे गुड्स के डिटेल्स लिखे हुए रहते हैं कि इतने यूनिट्स हैं, इतना कॉस्ट है। तो उसमें क्या करता है, वो कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि कंसाइनी को एक्चुअल कॉस्ट पता ना चल सके। एक और कारण है रीजंस फॉर इनवॉइस प्राइस में, मैं पहला रीजन लिख देता हूं कि पहला रीजन क्या होगा, कंसाइनी शुड नॉट नो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है ना।
कंसाइनी को गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट जो है वो पता नहीं चलनी चाहिए। ओके, ये एक कारण है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण देखो, दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये जो कंसाइनर है, ये कुछ माल कंसाइनी को भेज रहा है, तो कंसाइनर हो सकता है कि ऐसा चाहता हो कि ये जो माल इसने कंसाइनी को भेजा है, मान लो प्रोडक्ट का नाम है एक्स और उसका कॉस्ट है 100 रुपया पर यूनिट। ठीक है, ऐसा आप समझ लो कि प्रोडक्ट का नाम है एक्स और इसका कॉस्ट है 100 रुपीज पर यूनिट। अब कंसाइनर चाहता है कि कंसाइनी मिनिमम 125 रुपया में ये प्रोडक्ट बेचे, उसके नीचे एक भी पैसा में नहीं बेचे। अगर कंसाइनर कंसाइनी को बता देगा कि कॉस्ट 100 रुपीज पर यूनिट है, तो कंसाइनी को अगर 110 रुपए में कोई कस्टमर मिलेगा तो कंसाइनी फिर भी उस माल को बेच देगा, क्योंकि फिर भी कंसाइनर का 10 रुपया तो प्रॉफिट हो ही रहा है उसमें। लेकिन मान लो कंसाइनर चाहता है कि कंसाइनी मिनिमम 125 रुपए के ऊपर ही माल बेचे, 125 या उसके ऊपर ही माल बेचे, उसके नीचे नहीं बेचे वो माल, तो फिर वो क्या करेगा, वो 125 के इनवॉइस प्राइस में वो गुड्स भेज देगा। ठीक है ना? तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? कंसाइनर वांट्स कंसाइनी टू सेल अबव अ फिक्स्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, या ऐसा भी आप लिख सकते हो कि कंसाइनर डज नॉट वांट कंसाइनी टू सेल बिलो अ फिक्स्ड सेलिंग प्राइस। ओके, तो दोनों बातें एक ही हैं। यहां पर आपका 100 रुपया कॉस्ट का गुड्स था और कंसाइनर चाहता है कि कंसाइनी 125 रुपया से कम ना बेचे, 125 रुपया से ज्यादा ही बेचे, तो उस केस में वो 125 में इन्वॉइसिंग कर देगा। तो कंसाइनी जो है उसको लगेगा कि 125 रुपए का कॉस्ट है, तो हमको तो 125 से ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा, उससे कम तो बेचने का कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि उस केस में कंसाइनर को लॉस हो जाएगा। ऐसा कंसाइनी सोचेगा, क्योंकि उसके पास जो गुड्स आएंगे उस कागज में उसका प्राइस तो 125 रुपए लिखा रहेगा, तो इसको लगेगा कि कंसाइनर की कॉस्ट ही 125 रुपए है, तो इससे नीचे बेचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ओके, तो ये हो गया इनवॉइस प्राइस का डिस्कशन। अब इनवॉइस प्राइस में देखो अकाउंटिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा, अकाउंटिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा। दो एंट्रीज आपको ज्यादा करनी पड़ेंगी, दो एंट्रीज आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, जब कोई बंदा, जब कोई कंसाइनर, यहां पर मैं फिर से कंसाइनर लिख देता हूं। अच्छा, एक सेकेंड, बहुत ही गंदा बनाया मैंने, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब देखो ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है। ठीक है, जब ये कंसाइनर इस कंसाइनी को गुड्स भेजेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, गुड्स सेंड करने की एंट्री क्या पास करते हैं, एंट्री हम लोग पास करते हैं। एंट्री कौन, ये कंसाइनर, ये एंट्री क्या पास करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री हम लोग पास करते थे। और अभी तक हम लोग किस वैल्यू पे ये एंट्री पास करते थे, अभी तक हम लोग इस एंट्री को करते थे कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, हम लोग कॉस्ट प्राइस पे करते थे। आपने देखा जो भी दो तीन प्रॉब्लम्स अभी तक हमने किए हैं उसमें आपने देखा है कि ये कॉस्ट प्राइस पे ये एंट्री पास होती है। लेकिन लेकिन अब जब आप इसको इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हो, आप जब आप इसको इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हो, तो हम लोग इस एंट्री को अब कॉस्ट प्राइस पे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को अब कॉस्ट प्राइस पे नहीं करेंगे, हम लोग इसको करेंगे इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो पहले आप मान लो कि पहले आप 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, पहले आप गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 रुपए में आप बुक कर रहे थे। अब आप इनवॉइस प्राइस मान लो 125 है, तो अब आप क्या करोगे, 125 में बुक करोगे। ठीक है, 125 में ये एंट्री करोगे। लेकिन 125 रुपए में इस एंट्री करने के कारण आपका क्या हो रहा है, आपने जो गुड सेंड किया कंसाइनमेंट में उसको तो आपने इनवॉइस प्राइस में दिखा दिया, उसको तो आपने इनवॉइस प्राइस में दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली क्या आपकी कॉस्ट ये है, नहीं, आपकी कॉस्ट तो ये है। तो कंसाइनमेंट का जब प्रॉफिट कंसाइनर निकालेगा, जब कंसाइनर निकालेगा, तो इस बंदे को तो एक्चुअल प्राइस पे प्रॉफिट निकालनी चाहिए ना। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, ये जो गुड्स इसने भेजा, मान लो सिर्फ एक ही यूनिट भेजा था, उसका कॉस्ट था 100 रुपया और इनवॉइस प्राइस था 125। अब कंसाइनी ने उसको बेचा कितने में, कंसाइनी ने मान लो उसको बेचा है, जस्ट फॉर एग्जांपल कंसाइनी ने मान लो इसको सेल किया है 150 में। ठीक है, तो कंसाइनर का यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा बताओ, कंसाइनर का जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा,
क्या वो 150 माइनस 125 यानी कि 25 रुपया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 125 तो इसने दाम को बढ़ाकर लिख कर भेजा था। एक्चुअल कॉस्ट क्या 125 रुपए थी? नहीं थी ना। तो एक्चुअल कॉस्ट हमारा कितना था? ये तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना होगा? 150 से हमको एक्चुअल कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो वो हमारा 50 रुपया प्रॉफिट आना चाहिए। तो अगर आपको ये 50 रुपया प्रॉफिट निकालना है तो आपको ये जो कंसाइनमेंट में आपने गुड्स भेजा है उसको 100 रुपीज में कॉस्ट दिखानी चाहिए थी, पर आपने दिखाया कितने में है? 125 में। तो यहां पर 25 रुपया आपने एक्सपेंस ज्यादा डाल दिया। क्या किया? 25 रुपया आपने एक्सपेंस ज्यादा डाल दिया। तो उसके लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जो कि इस एंट्री का रिवर्स एंट्री होगा। इस एंट्री का रिवर्स एंट्री होगा। कौन सी एंट्री का रिवर्स? इस एंट्री का। तो देखो, आपने यहां पर गुड्स कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये 125 रुपीज के वैल्यू पे एंट्री की है। ठीक है, अब जब आप ये कर लोगे एंट्री, तो आपको एक रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी अपने कंसाइनमेंट के बुक्स में। वो एंट्री क्या होगी? इसका जस्ट रिवर्स, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और इसमें वैल्यू कितना डालोगे आप? वैल्यू डालोगे आप इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इस फिगर को आप जो इनवॉइस कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देते हो ना, आप जो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देते हो, जितने रुपए से बढ़ाते हो, यहां पर देखो हमने कितने रुपए से बढ़ाया? 25 रुपए से बढ़ाया। ये जो 25 रुपए आप मार्जिन ऐड कर रहे हो ना, ये जो मार्जिन आप ऐड कर रहे हो, इस मार्जिन को बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लोडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोडिंग, LOADING। ये ट्रक में लोड करने वाला लोडिंग नहीं है, ये आपने कॉस्ट में एक मार्जिन डाल दिया, एक कॉस्ट में एक मार्जिन ऐड कर दिया, चपा दिया, उसको बोलते हैं कॉस्ट को आपने मार्जिन से लोड कर दिया और उससे आपका क्या आया? इनवॉइस प्राइस। तो इसको बोलते हैं लोडिंग। तो यहां पर लोडिंग कितना होगा? 25 रुपया। ठीक है, लोडिंग कितना होगा? 25 रुपया। तो जब आप ये एंट्री गुड्स जो भेजे जा रहे हैं, इसकी एंट्री आप 125 रुपए में कर रहे हो, यानी कि इनवॉइस प्राइस में, तो आपको एक लोडिंग को एलिमिनेट करने के लिए भी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, ताकि आपके बुक्स में वो चीज एक्चुअल कॉस्ट में ही दिखे। तो ये कितने का होगा बताओ? ये होगा आपका 25 रुपए आपको डेबिट करना पड़ेगा और यहां पर 25 रुपए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फाइनल इफेक्ट जो आपका आएगा, यहां पर आप इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहां पर आप डेबिट कर रहे हो 125 और क्रेडिट कर रहे हो 125, जो कि होना चाहिए था 100 और 100, क्योंकि कंसाइनर जो है इसके बुक्स में तो हमको ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ट्रू प्रॉफिट है कि नहीं। तो ये जब गुड्स भेजता है, तो जब इनवॉइस प्राइस पे भेजता है, तो वो इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग कर लेता है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस में अकाउंटिंग करने के कारण इसका कंसाइनमेंट अकाउंट में जो एक्सपेंस है, जो गुड्स जाने का एक्सपेंस इसने बुक किया, वो ज्यादा वैल्यू पे कर लिया। इतना खर्चा तो एक्चुअली हुआ नहीं है, जो गुड्स गए हैं उसकी कॉस्ट है 100 रुपया, पर आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में एक्सपेंस 125 रुपया का बुक कर लिया। तो 25 रुपया जो है लोडिंग का अमाउंट जो है, वो आपने ज्यादा एक्सपेंस बुक किया। तो उसके लिए आपको एक करस्पॉन्डिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिससे ये जो आपने ज्यादा अमाउंट यहां पर बुक किया उसकी एडजस्टमेंट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या एंट्री पास करते हो? देखो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और अमाउंट यहां पर होगा सिर्फ लोडिंग वाला पार्ट। ठीक है, सिर्फ लोडिंग वाला पार्ट यहां पे अमाउंट होगा। यही अकाउंटिंग इसका करने का तरीका है। ओके, यही तरीका है। तो यहां पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में ये इफेक्ट होगा। ठीक है, ये इफेक्ट होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में। और एक दूसरा इफेक्ट होगा, वो होगा क्लोजिंग स्टॉक में। देखो, आपने जो गुड्स भेजा है, ठीक है, वो आपने किस में भेजा? इनवॉइस प्राइस में। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी जो आप करोगे ना, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो आप करोगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये होगा ऑन इनवॉइस प्राइस, ऑन इनवॉइस प्राइस प्लस आपका जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा, जैसा आप करते हो नॉर्मली, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जैसा आप ऐड करते हो बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन बेस प्राइस जो आप पकड़ोगे, जिस पे आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लगाओगे, वो आपका कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, वो होगा इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो अगर आपने कोई गुड यहां पर 100 की जगह 125 में भेजा है, आपका इनवॉइस प्राइस 125 है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के समय 125 रुपए पकड़ना पड़ेगा, प्लस जो भी आपके प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको आपको ऐड करना पड़ेगा, और उस तरह से आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालनी पड़ेगी। अब क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पे आपने वैल्यू कर रखा है, लेकिन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमसे क्या कहता है कि इन्वेंट्री जो है, हमारी इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक आप बोल सकते हो, इसको आपको कॉस्ट या एनआरवी
विच एवर इज लोअर जो है इस पे आपको वैल्यू करना है। किस में वैल्यू करना है, या तो कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लोअर। लेकिन यहां पर हम तो इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू करके बैठे हुए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लोजिंग स्टॉक में से भी, इस क्लोजिंग स्टॉक में से भी लोडिंग का कंपोनेंट जो है उसको निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो हुआ हमारा इनवॉइस प्राइस पे हुआ, तो उससे लोडिंग का कंपोनेंट जो है, लोडिंग मतलब जितना आपने कॉस्ट प्राइस पे ऐड किया है इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए, आपने जितना मार्जिन ऐड किया है वो होता है लोडिंग। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपने इनवॉइस प्राइस पे एंट्री की, और इससे लोडिंग को एलिमिनेट करने के लिए आपने ये एंट्री पास की, रिवर्स एंट्री है, बस लोडिंग का अमाउंट है। ठीक है, उसी तरह जब आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है हमारी, क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है, लिखता हूं मैं यहां पर, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एंट्री होती है ना। तो ये होगा हमारा इनवॉइस प्राइस प्लस एक्सपेंसेस जो है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, इनवॉइस प्राइस प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पे। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा इनवॉइस प्राइस पे है, तो इनवॉइस प्राइस पे होने के कारण इसमें लोडिंग वाला कंपोनेंट घुसा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक में हमारा जितना माल पड़ा हुआ है उसमें जितना भी लोडिंग होगा, उसमें जितना भी लोडिंग होगा उसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे पता है, उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे, ये जो हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक में लोडिंग घुसा हुआ है उसके लिए हम एक अकाउंट यूज करते हैं लोडिंग के लिए, उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। तो हम यहां पर एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, और यहां पर अमाउंट क्या होगी, अमाउंट होगी लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखो ये सारी एंट्रीज तो आप करते ही थे, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री तो आप करते ही थे, और ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री भी आप करते ही थे। अब बस आपका चेंज क्या हो रहा है, अब बस आपका चेंज क्या हो रहा है, आपका चेंज एडिशनल आपको सिर्फ 2 एंट्रीज पास करनी पड़ रही हैं। ये जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये जो आप गुड्स भेज रहे हो, अब आप कॉस्ट पे नहीं भेज रहे, आप किस पे भेज रहे हो, आप इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हो। तो आप एक इन्फ्लेटेड प्राइस पे यहां से यहां तक गुड्स जाने की एंट्री पास कर रहे हो, इन्फ्लेटेड प्राइस पे, प्राइस को थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्योंकि आपका गुड्स यहां से यहां जो गया है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे अकाउंटेड है, लेकिन आपको ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जितना भी आपने इन्फ्लेट किया है, जितना भी आपने मार्जिन लोड किया है उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये एंट्री पास करते हो, ये एडिशनल एंट्री नंबर 1 है, ये फर्स्ट एडिशनल एंट्री है जो आपको करना पड़ेगा एक। ठीक है ना, और इसमें अमाउंट क्या होगी, लोडिंग की। और दूसरा जो है आपके क्लोजिंग स्टॉक में, आपके क्लोजिंग स्टॉक में जितना भी गुड्स पड़ा हुआ होगा उसमें जो लोडिंग का कंपोनेंट है उसके लिए आपको ये दूसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी। बाकी जैसा हम लोग कॉस्ट प्राइस मेथड में करते आए थे बिल्कुल सेम वैसा ही करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है ये इनवॉइस प्राइस पे होगा। तो 2-4 पॉइंट्स में नोट्स में लिखा देता हूं, आप थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, यहां पर आप हेडिंग दो नोट्स। ओके, इसमें 1 नंबर लिखो, गुड्स सेंट ऑन consignment will be valued at, will be valued नहीं, इसको लिखता हूँ will be recorded at invoice price। ठीक है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस लोडिंग। ओके, अब दूसरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक will be valued at will be valued at invoice price plus proportionate नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, लोडिंग इंक्लूडेड इन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट will be
eliminated by the following entry। क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी एंट्री क्या होगी, रेड कलर से लिख देता हूं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये अमाउंट क्या होगा? लोडिंग। ठीक है, लोडिंग का अमाउंट सिर्फ आपको ये एंट्री से करना पड़ेगा, तो ये एक एडिशनल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। और चौथा, लोडिंग इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक will be eliminated by loading included in closing stock will be eliminated by following entry। ओके, तो क्या एंट्री होगी? देखो, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, और ये क्या होगा? लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। इसका अमाउंट क्या होगा? लोडिंग इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। पांचवा पॉइंट लिखो। अच्छा, पांचवा पॉइंट लिखवाने से पहले एक चीज सोचना जरा। देखो, ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज अलग से हमको करनी पड़ रही हैं, क्योंकि हम इनवॉइस प्राइस में भेज रहे हैं। हम कौन है? कंसाइनर। हम इनवॉइस प्राइस में भेज रहे हैं, ये बंदा ये इनवॉइस प्राइस में गुड्स भेज रहा है, इसलिए इसको 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा पास करनी पड़ रही हैं। क्या एक बार कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या कंसाइनी को कोई अलग से अकाउंटिंग करने की जरूरत है? क्या कंसाइनी को कुछ अलग से अकाउंटिंग करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, क्योंकि इस बंदे बेचारे को तो पता ही नहीं है कि जो गुड्स आई है वो कॉस्ट प्राइस पे है कि इनवॉइस प्राइस पे है। इसको पता है कि गुड्स जो आई है उसका कुछ प्राइस है, अब वो कॉस्ट प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस है, इस बंदे को तो पता ही नहीं है। अगर गुड्स इसके पास 125 रुपया में आई है तो ये मान के चलेगा कि 125 ही इसका क्या कहते हैं, कॉस्ट होगा। ठीक है, इसको उससे कुछ मतलब भी नहीं है। ओके, इसको क्या से मतलब है कि कितने का सेल हुआ, मेरी कमीशन कितनी बनी, मैंने कितने एक्सपेंसेस पे किए जो कि मुझे कंसाइनर से लेने। तो जैसे अभी तक आप कंसाइनी के बुक्स में देखते आए हो, कंसाइनी के बुक्स में कुछ भी नया नहीं होने वाला है। न तो कंसाइनी के बुक्स में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आता है, न ही कंसाइनी के बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो कंसाइनी को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, कंसाइनी का जैसा भी होता था वैसा ही होता रहेगा। कंसाइनी में कुछ नया नहीं है, जो भी नयापन आ रहा है वो कंसाइनर के बुक्स में, क्योंकि कॉस्ट में मार्कअप या लोडिंग इसी बंदे ने ऐड किया है, कंसाइनर ने। कंसाइनी को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। ठीक है ना, कंसाइनी तो बिल्कुल ही अनजान रहता है कि गुड्स कॉस्ट पे है कि इनवॉइस प्राइस पे है, क्या है नहीं है, कंसाइनी को कुछ मतलब नहीं। वो सिर्फ अपने सेल्स, रेमिटेंस और कमीशन एक्सपेंसेस वगैरह से उसको मतलब है। ठीक है, तो जैसे उसकी एंट्रीज होती थी वैसे ही होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहां पर एंट्रीज मैंने आपको बता दी। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो है उसको लिख लेना, देयर विल बी नो चेंज इन अकाउंटिंग इन कंसाइनीज बुक्स, इन कंसाइनीज बुक्स। ठीक है, तो कंसाइनी के बुक्स में अकाउंटिंग में कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा। ओके, तो ये सारी बातें जो है वो मैंने लिख दी। अच्छा, ये सारी बातें जो है मैंने लिख दी। ओके, तो ऐसे हमारा काम होता है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इनवॉइस प्राइस मेथड पे, तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। देखो, इंस्टीट्यूट की मैट का इलस्ट्रेशन 4 जो है ये इनवॉइस प्राइस पे प्रॉब्लम है। इसमें इनवॉइस प्राइस आपको दिखेगा, साथ ही अब नॉर्मल लॉस वगैरह भी दिखेगा। मैंने आपको याद होगा पिछले क्लास में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है वो होमवर्क दिया था। जानबूझ के मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो होमवर्क नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि इनवॉइस प्राइस वाला कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो आज जो है हम इलस्ट्रेशन 4 को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये इनवॉइस प्राइस मेथड पे बेस्ड है। आपको इसको करके मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद आपको इनवॉइस प्राइस के कॉन्सेप्ट में और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेन फोकस जो होगा ना हमारे यहाँ पर, वो तुम देखना कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को मैं अब कॉस्ट पे नहीं बल्कि इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू करूंगा,
और क्लोजिंग स्टॉक को भी मैं इनवॉइस प्राइस पे ही प्लस प्रोपोर्शनेट जो एक्सपेंसेस होंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस उस पर वैल्यू करूंगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहां पर? यहां पर क्वेश्चन देखो, नाइक स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइंड 100 शूज टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग ₹1500 ईच। तो यहां पर देखो कॉस्ट बता के रखी है, कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 1500, और उसके बाद क्या लिखा है? इनवॉइस्ड एट ₹2000 ईच। तो देखो क्वेश्चन में आपको दो प्राइसेस दिख रहे हैं। अब जैसे ही आपको दो प्राइसेस दिखेंगे आपको ये चीज समझ जानी है कि ये इनवॉइस प्राइस वाला प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो एक जोड़ी जूते की कीमत कितनी है? कीमत है 1500, लेकिन इनवॉइस कितने में हो रहा है? इनवॉइस हो रहा है, वो इनवॉइस प्राइस है 2000, यानी कि लोडिंग कितने का हो गया? 2000 से 1500 माइनस कर दो तो हर जोड़ी जूते पर 500 रुपए की लोडिंग है। ठीक है, ओके। चलो अब आगे क्या है? द कंसाइनर पेड फ्रेट 10,000 एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1500। तो कंसाइनर ने क्या क्या पे किया है? फ्रेट पे किया है 10,000 और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1500 कंसाइनर ने पे किया। ओके, कंसाइनर के एक्सपेंसेस। अब देखो यहां क्या लिखा है? ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 शूज वेयर टोटली डैमेज्ड। तो 10 जूते जो हैं वो ट्रांजिट में डैमेज हो गए। ठीक है, हम देख लेंगे, अब नॉर्मल लॉस है, कोई बड़ी बात नहीं है। एडिडास कंपनी जो कि कंसाइनी है टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज एंड पेड 1530 फॉर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो क्या क्या खर्चे हैं? देखो खर्चों को बहुत ध्यान से समझना है कि कौन सा नॉन रिकरिंग है और कौन सा रिकरिंग है, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए ये जो खर्चे हैं ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है ना, ये समझना आपको जरूर। मिक्स एंड मैच कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पर 1530 जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, याद रखना ऑक्ट्रॉय जो है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। ओके। Adidas company sent a bank draft to Nike Sports Company for 50,000 as advance and later on sent an account sales showing that 80 shoes had been sold at 2200 each. तो Adidas ने क्या किया? Adidas ने एक बैंक ड्राफ्ट भेजा। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट भेजा नाइकी कंपनी को 50,000 एज एडवांस। तो 50,000 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट एडवांस में ही भेज दिया। ओके, और बाद में क्या देखा कि 80 शूज हैड बीन सोल्ड एट 2200 ईच। उसने जो अकाउंट सेल्स भेजे बाद में उसमें लिखा था कि 80 जूते जो हैं वो बिके हैं एट द रेट ऑफ 2200 रुपए। 2200, तो देखो कॉस्ट प्राइस है हमारी 1500, नाइकी ने उसको इनवॉइस प्राइस कितना बना दिया? 2000, तो उसमें भेजा कितने में? 2000। और जो हमारा कंसाइनी है उसने हर जोड़ी को 2200 में बेचा है, तो उसने इनवॉइस प्राइस के भी ऊपर बेचा है। तो आपको यहां पर टोटल 3 प्राइसेस दिख रही हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 2200, इनवॉइस प्राइस कितना है? 2000, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल सम बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। इनवॉइस प्राइस से घबराने का कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? ओके, अब देखो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एडिडास कंपनी ऑन गोडाउन रेंट वाज 2000। तो गोडाउन रेंट हमारा लगा 2000 का, जो कंसाइनी है उसका। और एडिडास कंपनी का कमीशन कितना होगा? देखो एडिडास कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। तो एडिडास कंपनी को नाइकी ने क्या बोला है? नाइकी ने बोला है कि देखो तुम जितना भी बेचोगे इनवॉइस प्राइस पे तुमको 5% मिलेगा, और इनवॉइस प्राइस के ऊपर यानी कि 2000 रुपए से ऊपर जितना भी तुम सेल कर पाओगे, 2000 से ऊपर जितना भी सेल कर पाओगे उस पे तुमको 25% मिलेगा। 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। तो यहां पर 25% हमको किस पे मिलेगा? 2200 पे बेचा है, इनवॉइस प्राइस 2000 है, तो हर जूते का जो 200 रुपया एक्स्ट्रा प्राइस इसने पाया है इस पर हमको 25% मिलेगा। आप ये मत सोचना कि टोटल 2200 पर ही हमको 25% मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना? 2000 जो है 2000 पे आपको मिलेगा कितना? 2000 पे मिलेगा आपको 5% और 25% एडिशनल अमाउंट। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। यहां पर कमीशन को भी हाईलाइट कर देते हैं। एडिडास कंपनी एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। ध्यान से लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा भी सोच सकते हैं कि टोटल जो हमने 2200 में सेल किया है 80 जूते, इस पर 5% मिलेगा, और जो 200 रुपया एक्स्ट्रा प्राप्त किया है 80 जूतों पर उस पर 25% मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको 5% किस पे दे रहा है? इनवॉइस प्राइस पे। देखो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, और 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। तो हमको 5% कितना पे मिलेगा? 2000 रुपए पे। हमारा 2000 रुपए का इनवॉइस प्राइस है इंटू 80 शू
इंटू 5%, ये होगा हमारा नॉर्मल कमीशन। और अपना जो एक्स्ट्रा कमीशन, उसको ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं, वो कितना होगा, 200 रुपये है हमारा एडिशनल, उस पर 80 इंटू 25%, ये ऐसे हमारा कमीशन कैलकुलेट होगा। ओके, तो यहां तक शायद से आप समझ गए होंगे, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन है, इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल्ड एट 14,000। तो ये जो हमारे कहाँ गया, 10 शूज वेयर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, उसका इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला हमको, 14,000 का। ठीक है, चलो अब क्या मांगा है हमसे, बोला है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड रिलेटेड वर्किंग नोट्स इन द बुक्स ऑफ नाइक स्पोर्ट्स कंपनी। तो नाइक स्पोर्ट्स कौन है, हमारा कंसाइनर है। कंसाइनर के बुक्स में हमको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है और रिलेटेड वर्किंग नोट्स बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलो मैं फटाक से आपको डायग्रामेटिक वे में एक बार समझा देता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है। तो देखो हमारा कंसाइनर कौन है, कंसाइनर है नाइकी, ठीक है, बस इतना ही लिखता हूं। और कंसाइनी है एडिडास, एडिडास, ठीक है। तो नाइकी ने गुड्स भेजा किसको, एडिडास को। क्या गुड्स भेजे हैं, शूज भेजे हैं। कितने शूज हैं वो अभी हम बात करेंगे। 100 शूज, कितने शूज, 100 शूज, ठीक है। अब इस 100 शूज का कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट है ₹1000 पर पेयर, ठीक है। और इनवॉइस प्राइस कितना है, सॉरी 1000 गलत लिख दिया मैंने, ₹1500 पर पेयर है। और इनवॉइस प्राइस है ₹2000 पर पेयर। तो लोडिंग कितनी होगी हमारी, लोडिंग होगी 500 रुपये, ठीक है ना। लोडिंग है कितना, 500 रुपये। ओके, तो ये तो हो गया, ये इसने भेजा। अब यहाँ पर 10 यूनिट्स जो है डैमेज हो गए ट्रांजिट में, कितना, 10 यूनिट्स। तो 10 शूज एबनॉर्मल लॉस हो गया। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला हमको, 14,000 रुपये। इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं है, मतलब क्लेम्स एडमिट हुआ है कि 14,000। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल्ड एट 14,000। इसमें आप एज्यूम भी कर सकते हो कि आपको पैसे मिल गए, और आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो कि आपको पैसे नहीं मिले। तो जैसा भी आप चाहो आप कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो इंश्योरेंस क्लेम हमको 14,000 का जो है, 14,000 का मिल गया। ओके, अब देखो नाइकी जो है हमारा कंसाइनर, इस कंसाइनर के क्या एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस को हम इधर लिख देते हैं। कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट है 10,000, फ्रेट है 10,000, और इंश्योरेंस है 1500। इंश्योरेंस कितना है, 1500, ठीक है। ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। अब कंसाइनी ने देखो क्या क्या किया है, कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय कितना पे किया उसने, 1530 रुपये। ओके, और उसके बाद कंसाइनी ने एक बैंक ड्राफ्ट भी सेंड किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना पड़ेगा। कंसाइनी ने क्या भेजा था, एक बैंक ड्राफ्ट भेजा था, ये ऐसे भेजा था कंसाइनी ने, बैंक ड्राफ्ट कितने का, 50,000 रुपए का, ठीक है। तो जब एडवांस के तौर पे इसने एडवांस, ये एडवांस दिया था, ये फाइनल सेटलमेंट नहीं है, याद रखना, ये एडवांस है। एडवांस के तौर पे 50,000 का बैंक ड्राफ्ट जो है उसने दिया था। ओके, अब सेल्स कितने हुए, सेल्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सेल्स जो है, सेल्स कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, 80 शूज, 80 शूज देखो लिखा, 80 शूज हैड बीन सोल्ड एट 2200। तो यहां पर सेल्स जो होगा 80 शूज एट द रेट ऑफ 2200, हर शू का 2200 रुपए। ओके, कमीशन, कमीशन जो होगा हमारा सेल के ऊपर, वो कितना होगा, 5% ऑन इनवॉइस प्राइस और 25% ऑन सरप्लस, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, कोई घबराने वाली बात है नहीं, अपने पास टाइम है। तो सारे खर्चे जो हैं, ओ एक गोडाउन रेंट का खर्चा था, एक गोडाउन रेंट का खर्चा था जो कंसाइनी का हुआ था, तो उसको यहां पर लिख देते हैं। गोडाउन रेंट कितना है, 2,000 का। तो ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना। कंसाइनी ने क्या क्या खर्चा किया, गोडाउन रेंट और ऑक्ट्रॉय। अब याद रखना ऑक्ट्रॉय जो है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। क्यों, क्योंकि ऑक्ट्रॉय क्या खर्चा आपको पता है, जब गुड्स नाइकी ने एडिडास को भेजा होगा, तो जो ट्रांसपोर्टर के गोडाउन पे आके पड़ा होगा ना, यहाँ पर एडिडास कहाँ पर है, एडिडास है अहमदाबाद में शायद, हाँ एडिडास अहमदाबाद में। तो ये जो
न्यू दिल्ली से अहमदाबाद जो गुड्स आ रहे हैं, तो एडिडास कंपनी ने ट्रांसपोर्टर के गोडाउन से गुड्स जो निकाल के लाया होगा, उस समय ये ऑक्ट्रॉय चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये एक तरह का टैक्स होता है। अभी शायद नहीं है इंडिया में, अब नहीं है ये ऑक्ट्रॉय, तो अब उठ गया है, ठीक है, जीएसटी आने के बाद। ये पुराना सम होगा, कहीं से इंस्टीट्यूट वालों ने इसको लिख लिया होगा। तो ऑक्ट्रॉय अब नहीं देना पड़ता, पर क्यों? क्योंकि ऑक्ट्रॉय इसने पे किया है, तो इसका एक्सपेंसेस होगा ऑक्ट्रॉय, और ये ऑक्ट्रॉय जो है ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है होगा, ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा, तो पहले ही बता दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पर सारी चीजें हो गई, और तो यहाँ पर कुछ है नहीं। अब हमको अकाउंट्स जो है वो बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पर चलो, इलस्ट्रेशन नंबर कितना है ये? इलस्ट्रेशन नंबर है 4, यहाँ लिखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में किसके बुक्स में हमको अकाउंटिंग करनी है? इन द बुक्स ऑफ नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी, ठीक है ना, नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी। और ये कौन है? हमारा कंसाइनर, कंसाइनर है ये। और कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं इसके बुक्स में? कंसाइनमेंट अकाउंट बोला है, कंसाइनमेंट अकाउंट बोला है, और कंसाइनी अकाउंट बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक दो एंट्रीज जो हैं इसमें ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर इस पूरे पेज में कंसाइनमेंट अकाउंट ही बना लेते हैं। अमाउंट का कॉलम हो गया, और यहाँ पर भी अमाउंट का कॉलम, ये बन गया कंसाइनमेंट अकाउंट। और साथ में कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट। अच्छा, कंसाइनी का नाम लिखना पड़ेगा, कंसाइनी का नाम लिखना पड़ेगा। कंसाइनी का नाम क्या है? कंसाइनी का नाम है एडिडास। तो यहाँ पर एडिडास कंपनी, ठीक है, ये है हमारा कंसाइनी। इसका फॉर्मेट भी बना लेते हैं। और इसके बाद जो जो वर्किंग नोट्स हमको लगेंगे हम लोग वो बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट का होगा डेबिट, इधर होगा डेबिट, इधर होगा क्रेडिट, यहाँ पर रुपीस, यहाँ पर रुपीस। आप लोग भी फॉर्मेट साथ साथ बनाते चलना, क्वेश्चन जो है साथ साथ सॉल्व करते चलना, ठीक है। ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। अब चलो, अकाउंट्स तो हमने बना लिए हैं, जो दो अकाउंट्स हमसे मांगा है। हम लोग शुरू करते हैं वर्किंग नोट से, ठीक है। तो वर्किंग नोट हमको क्या क्या चाहिए होगा देख लो। सबसे पहले हमको वर्किंग नोट चाहिए होगा कि ये जो हमारा 10 शूज़ का एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। 10 शू का जो हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ उसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पर जो 80 शूज़ जाने के बाद जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारा लोडिंग पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। और ये जो गुड सेंट हुआ कंसाइनमेंट में, यहाँ पर इसमें जो लोडिंग होगी उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी तो देखो आराम से आप वैल्यू निकाल लोगे। 100 शूज है, 500 रुपए करके लोडिंग होगा, तो आपका उसका लिए वर्किंग नोट नहीं चाहिए हमको। एबनॉर्मल लॉस और क्या कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों चीजों के लिए हमको वर्किंग नोट चाहिए होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स ही बनाएंगे। ओके, यहां पर लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो एबनॉर्मल लॉस देखो हमारा कितना यूनिट्स जो है डिस्ट्रॉय हुआ। हमारा 10 जूते, हमारे 10 पेयर ऑफ शूज जो है वो फुल्ली डैमेज हो गए ट्रांजिट में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ शूज डैमेज्ड
इन ट्रांजिट। ये कितना होगा हमारा, देखो 10 जोड़ी थे हमारे जूते जो डैमेज हुए थे, 10 जोड़ी, और हर जूते का कॉस्ट है 1500 रुपये पर पेयर। अब यहां पर आपको इनवॉइस प्राइस से मतलब नहीं है, ध्यान रखना इनवॉइस प्राइस आपको सिर्फ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के समय आपको इनवॉइस के प्राइस के बारे में सोचना है। ठीक है, जब आप एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करोगे तो वो इनवॉइस प्राइस पे नहीं होने वाली, वो होने वाली है कॉस्ट प्राइस पे ही। ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस पे ही होगी। तो यहां पर हमारा 10 शू का कॉस्ट कितना होगा, 1500 करके, तो हमको वो लिखना है 10 शूज इंटू रुपीज 1500, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15,000। ठीक है, अब इसमें हमको क्या ऐड करना है, ये जो हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, ये कहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, ये रास्ते में डिस्ट्रॉय हुआ। तो जब ये रास्ते में जा रहा था उससे पहले इन जूतों पे ये खर्चे जो है ये लग चुके थे, फ्रेट का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा लग चुका था। तो ये जो फ्रेट का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा टोटल कितना है, देखो टोटल हमारा है ये 11,500 रुपए का। ये जो टोटल 11,500 रुपए का खर्चा है ये 100 शूज के पीछे है। ये जो 11,500 रुपए का खर्चा है ये 100 शूज के पीछे है। ठीक है ना, 100 शूज के पीछे। तो एक शू के पीछे कितना खर्चा आया, 11,500 डिवाइडेड बाई अगर आप 100 करो तो ये आ जाएगा 115 रुपया। तो हमारा एक शू के पीछे फ्रेट और इंश्योरेंस, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, याद रखना, फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा कितना आया, 115 रुपया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ऑक्ट्रॉय भी तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, इसको क्यों नहीं ऐड करेंगे। इसको इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्ट्रॉय कब लगा, ऑक्ट्रॉय लगा जब ये जूते जो है ये यहाँ पहुंच गए, तब ऑक्ट्रॉय लगा, एडिडास ने पे किया। तो जो जूते ऑलरेडी डैमेज हो चुके थे ट्रांजिट में, वो यहाँ पर सही सलामत अवस्था में थोड़ी पहुंचे होंगे, उन पे थोड़ी ऑक्ट्रॉय दे के एडिडास जो है डैमेज जूतों को निकाल के लेके आएगा। वो तो उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी में फेंक देगा, बोलेगा मेरे मुझको इसकी जरूरत नहीं है, मैं कोई ऑक्ट्रॉय वॉक्ट्रॉय पे नहीं करने वाला, इसका आपको जो करना है करो, मेरे को इंश्योरेंस क्लेम दे देना। ठीक है ना, तो इन जूतों के, इन 10 जूतों के ऊपर कोई ऑक्ट्रॉय पे नहीं हुआ होगा। ये ऑक्ट्रॉय किस पर पे हुआ होगा, ये 100 जूतों में से 10 जूते जो खराब हो गए, तो यहां पर पहुंचे कितने गुड शूज, 90 शूज गुड पहुंचे। तो इन 90 शूज के ऊपर ही ये 1530 रुपए का ऑक्ट्रॉय खर्च हुआ है। तो ये जो 10 जूते थे हमारे अब नॉर्मल लॉस वाले, इनके ऊपर ऑक्ट्रॉय खर्च नहीं हुआ है। ओके, तो हमारे इन शूज के ऊपर ये एक्सपेंसेस सिर्फ हुए, क्योंकि ये एक्सपेंसेस तो गुड्स यहां से मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही लग गए थे। तो 10 जूते हमारे ट्रांजिट में डैमेज हुए, तो इन 10 जूतों के ऊपर भी ये एक्सपेंसेस लग चुका है। और एक जूते के पीछे एक्सपेंस कितना है, 115 रुपया। तो 10 जूतों के पीछे कितना होगा, 115 इंटू 10, यानी कि हमारा 1150। तो यहां पर लिखेंगे एड, एक सेकंड रुकना, एड प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये कितना होगा, देखो हमारा टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस था 10,000 प्लस कितना था यहाँ पर, 10,000 प्लस 1500, और ये टोटल लगा था हमारा 100 यूनिट्स के ऊपर, और हमको लेना है 10 यूनिट्स के ऊपर। तो टोटल हमारा कितना आएगा, 1150। कितना आएगा, 1150। तो हमारा अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15,000 प्लस 1150, ये हो जाएगा 16,150 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा दो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कितना हो गया, 16,150। अब इसमें से इंश्योरेंस क्लेम हमको कितना मिला, ये भी हम लिख लेते हैं। इंश्योरेंस क्लेम मिला हमको 14,000 रुपये। ओके, इंश्योरेंस क्लेम 14,000 रुपये मिला। तो हमारा नेट लॉस कितना हुआ, हमारा नेट लॉस हुआ 2,150। ठीक है, अब समझ गए बात को। अब देखो हमको तो अब नॉर्मल लॉस की टोटल वैल्यू जो है 16,150, उसको कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, तो उसको हम कर लेंगे। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा हो गया। अब दूसरा वर्किंग नोट जो हम बनाएंगे वो है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा बाद में बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। जब हम क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचेंगे, जब सब कुछ हम अकाउंटिंग कर लेंगे, तब इसको जो है हम वर्किंग नोट बना लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए चलो जो जो चीज़ें हमने की हैं उसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है कंसाइनमेंट में, जो गुड्स भेजे गए कंसाइनमेंट। तो कितना गुड्स गया, देखो 100 शूज गया, कॉस्ट है 1500, लेकिन इनवॉइस प्राइस है 2,000। तो हम जब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री करेंगे, हम किस पे करेंगे, कॉस्ट पे कि इनवॉइस प्राइस पे,
हम इनवॉइस प्राइस पे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम इनवॉइस कर रहे हैं कितने पे, 2,000 रुपए पर पेयर पे। तो यहां पर लिखना, यहां पर क्या लिखोगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना होगा हमारा, 100 पेयर्स हमने भेजे हैं ₹2000 करके, तो हम इनवॉइस प्राइस पे ले रहे हैं, ठीक है ना, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ 100 शूज, अच्छा अच्छे से लिख देता हूँ, 100 शूज एट द रेट ऑफ ₹2000। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख। ओके, लिख दिया। अब ये जो 2 लाख में आपने इसकी एंट्री की है, आप ध्यान से देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर से आपको समझा रहा हूं, ऑलरेडी समझा चुका हूं लेकिन फिर से समझा रहा हूं ताकि अगर आपके मन में पहले कोई डाउट रह गया हो तो वो अब निकल जाए। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि इसके डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, कंसाइनमेंट के सारे खर्चे, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम्स। लेकिन कभी अगर हमको एक्सपेंस को कम करना पड़े, अगर कोई एक्सपेंस हमने लिख दिया और उस एक्सपेंस को अब हमको कम करना है, तो उसको कहां लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है ना, क्रेडिट साइड में। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंसाइनमेंट में अगर एक्सपेंस बढ़ता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड में होगा, या कोई इनकम अगर डिक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड में होगा, और क्रेडिट साइड में क्या होगा, इनकम इंक्रीज हो रही है या एक्सपेंस अगर कोई डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो, आपने जो गुड्स कंसाइनमेंट में भेजे हैं उसका खर्चा आपने यहां पर कितना लिखा, 2 लाख। पर क्या 2 लाख रुपए इन गुड्स का खर्चा है? 100 पीसेस शूज आपने भेजे हैं, 2,000 करके आपने खर्चा 2 लाख रुपए बुक कर दिया, पर इनका एक्चुअल एक्सपेंस तो 1,500 रुपया करके ही है, कॉस्ट आपकी कितनी है, 1,500। तो यहां पर हिसाब से खर्चा आना चाहिए था 1,50,000, पर क्योंकि आप इन्वॉइसिंग कर रहे हो इन्वॉइस प्राइस पे, प्रोफोर्मा इन्वॉइस जो है वो इन्वॉइस प्राइस पे भेज रहे हो, तो अकाउंटेंट जब उसकी अकाउंटिंग करेगा तो उस हिसाब से ही कर देगा। तो आपका यहां पर जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा घुसा हुआ है, 50,000 रुपए, ठीक है ना, खर्चा आपने यहां पर 50,000 एक्स्ट्रा दिखा दिया है, उसको एलिमिनेट करने के लिए आप इधर 50,000 लिख दो, तो वो एलिमिनेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, इधर लिख दो 50,000। ठीक है, तो वही हमको एक्चुअली करना पड़ता है, जो एडिशनल एंट्री हमको इनवॉइस प्राइस के केस में करनी पड़ती है वो यही है। और यहां पर हम क्या एंट्री करेंगे, सेम अकाउंट यूज करेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था ना, अब हम यहां लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पर कितना लिखेंगे, 50,000, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, अच्छा पहले कैलकुलेशन दिखा देता हूं, 100 शूज इंटू ₹2,000 माइनस 1,500, ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन होगा। और ये क्या है, ये है लोडिंग इंक्लूडेड इन गुड्स सेंट। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की हमने एंट्री जो है वो कर दी, इसकी एंट्री हमने कर दी, क्या गया, ये हमारा जो है गुड्स सेंट हुआ, इसकी एंट्री हो गई। अब ये जो 10 शूज हमारे डैमेज हो गए, 10 शूज जो हमारे डैमेज हो गए उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहां पर डैमेज होने के लिए एंट्री क्या होगी, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, तो एबनॉर्मल लॉस का तो ऑलरेडी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया वर्किंग नोट में, तो टोटल एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी है, 16,150। ओके, तो यहां पर आप 16,150 रुपए लिख सकते हो। ओके, तो अगर आप यहां पर 16,150 रुपए लिखते हो तो वर्किंग नोट में आपको एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, वर्किंग नोट में एडिशनल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना के आप नहीं करना चाहते, आप अपना समय बचाना चाहते हो, तो यहां पर क्या करो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जो लिखा है उसको मिटा दो, 16,150 मिटा दो, यहां पर लिखो बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीवेबल जो है, मैंने अज्यूम किया है कि क्लेम अभी तक हमारी सेट हुई है पर पेमेंट नहीं मिली हमको, ठीक है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको कितना पैसा मिलना है, 14,000। और बाय आपका जो 16,150 रुपया का आपका लॉस हुआ था, 16,150 रुपया का आपका लॉस हुआ था, आपको 14,000 इंश्योरेंस से मिला, तो नेट लॉस आपका कितना हुआ, 2,150। तो वो कहाँ जाता, पीएल में जाता, तो यहां पर लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, नेट लॉस ऑन गुड्स डैमेज ट्रांसफर्ड।
नेट लॉस ऑन गुड्स डैमेज्ड ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो एक ही बार में आपको अब नॉर्मल लॉस की अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर कितना होगा 2150। तो देखो पहले आपने 16150 क्रेडिट किया था अब नॉर्मल लॉस लिख के, अब भी आप 16150 ही क्रेडिट कर रहे हो। 14000 प्लस 2150 दोनों का टोटल लगा दोगे ना तो 16150 ही आएगा। पर अब आपने इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम रिसीवेबल है और नेट लॉस कितना है दोनों को यहीं पर दिखा दिया। आपको अलग से अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बना के वहां पर ये दोनों का ब्रेकअप जो है वो नहीं दिखाना पड़ा। ठीक है ना, तो आपने शॉर्टकट में एक कदम जो है चीते की तरह जंप मार दिया, तो जो चीज है आपकी थोड़ी सी आसान हो गई। ठीक है ना, एग्जाम में आपका थोड़ा सा टाइम इससे बचेगा। वैसे प्रॉपर अकाउंटिंग करने का तरीका किंतु एबनॉर्मल लॉस बना के ही है। ठीक है, प्रॉपर अकाउंटिंग करने का तरीका एबनॉर्मल लॉस बना के ही है। अच्छा, वैसे आप ये मत सोचना कि ऐसा करोगे तो मार्क्स कटेगा, ऐसा करने से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैथ में भी कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ही किया हुआ है। ओके, तो चलो ये तो हमने कर दिया। अब नॉर्मल लॉस की भी अकाउंटिंग जो है वो हमने कर दी है। तो कहाँ गया हमारा, अब नॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस क्लेम हमने अकाउंटिंग कर दी। इसके बाद देखो, ओ सॉरी, एक चीज हमने अकाउंटिंग नहीं की है यहाँ पर, ये जो फ्रेट और इंश्योरेंस कंसाइनर ने पे किया है इसकी अकाउंटिंग कर देते हैं। 10,000 का फ्रेट है, 1500 का इंश्योरेंस है, तो टोटल 11,500 कंसाइनर ने पे किया है, तो बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई होगी। तो यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कंसाइनर खुद के पॉकेट से जेब से पे कर रहा है तो बैंक अकाउंट को हमने क्रिएट किया। और यहां पर लिखो एक्सपेंसेस में फ्रेट और इंश्योरेंस। ठीक है, फ्रेट कितने का लगा, ये एंट्री हमको एक्चुअली पहले करनी चाहिए थी, 10,000 और 1500। तो यहाँ पर 10,000 का फ्रेट, 1500 का इंश्योरेंस, तो यहाँ पर टोटल आ गया 11,500। ठीक है, ये एंट्री हमने कर दी, ये है एक्सपेंसेस की एंट्री। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा ये जो है ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद देखो, एडिडास जो है वो एक बैंक ड्राफ्ट भेज रहा है, एक बैंक ड्राफ्ट भेज रहा है 50,000 का एज एडवांस। तो कंसाइनर को कंसाइनी से एक एडवांस मिल रहा है, तो इसकी एंट्री चलो करते हैं। कंसाइनर को कंसाइनी से क्या मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है। ओके, तो ये कंसाइनी है, कंसाइनी से एडवांस मिला तो एंट्री क्या होगी, पैसे मिले हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कंसाइनी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट और 50,000 रुपए लिख देंगे, क्योंकि कंसाइनी ने 50,000 का बैंक ड्राफ्ट भेजा है। और यहां पर लिखेंगे एडवांस सेंट बाय कंसाइनी। ठीक है, लिख दिया हमने एडवांस सेंट बाय कंसाइनी। अब इसके बाद देखो, ये बैंक ड्राफ्ट वाला का भी एंट्री जो है ये हमने कर दिया। अब इसके बाद देखो, कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस हैं, जब ये गुड्स पहुंचे होंगे तो कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं। उसमें सबसे पहला क्या है, ऑक्ट्रॉय 1530 रुपए का ऑक्ट्रॉय है और गोडाउन रेंट है 2,000 का, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कंसाइनमेंट बिजनेस के ही एक्सपेंसेस हैं, तो कंसाइनमेंट बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड में आ जाएंगे। ओके, यहां पर टू कंसाइनी कौन है, एडिडास कंपनी। अब हम एडिडास कंपनी क्यों लिख रहे हैं ये फिर से आपको समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ कि एडिडास कंपनी को हमको ये पैसे देने हैं। ठीक है ना, हम नाइकी हैं, हमको एडिडास को ये पैसे देने, क्योंकि उसने मेरे बिहाफ में खर्चा किया है। तो टू एडिडास कंपनी अकाउंट में यहाँ पर ऑक्ट्रॉय होगा और क्या होगा, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट। तो कितना कितना पैसा था, गोडाउन रेंट का था हमारा 2,000, ऑक्ट्रॉय का 1530। तो गोडाउन रेंट का था 2,000, ट्रॉय का 1530 और गोडाउन रेंट का 2,000। तो यहाँ पर होगा 3,530, 3,530। और यहाँ लिख दो एक्सपेंसेस बाई कंसाइनी, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। ठीक है, ये लिख दिया हमने, यहाँ तक हो गया। तो कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस पे किए थे वो भी हो गया। अब कंसाइनी ने जो सेल किए हैं उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो 2200 शूज 80 रुपए में बेचे हैं, 2200 शूज 80 रुपए में बेचे हैं। तो चलो इसकी एंट्री भी हम लोग कर लेते हैं, सेल्स की एंट्री। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में देखो सेल्स हो रही है, मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर बाय, ये भी, ये पैसा भी जो सेल हुआ है वो हमको किससे लेना है, कंसाइनी से ही, तो कंसाइनी के नाम से लिखेंगे एडिडास कंपनी अकाउंट। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे,
2200 इंटू 80, क्या है ये, सेल्स। तो 2200 इंटू 80 कितना होता है, 80 इंटू 2200, ये हो जाएगा 1,76,000। कितना, 1,76,000, ये हमारा सेल्स का फिगर है। ओके, तो सेल्स हो गया। अच्छा, अब ये जो अपना ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों का करस्पॉन्डिंग एंट्री कंसाइनी अकाउंट में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस जो था, ये बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना एक्सपेंसेस था, क्या क्या था, ऑक्ट्रॉय और गोडाउन रेंट। ऑक्ट्रॉय 1530, गोडाउन रेंट 2000। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्ट्रॉय, ये होगा 1530 और गोडाउन रेंट 2000, तो ये 3,530 रुपये, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और सेल्स जो हुई है वो इस साइड आएगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होगा, सेल्स कितना था, 1,76,000 का। ठीक है, यहाँ पर सेल्स बाय कंसाइनी लिख दिया। 1,76,000 ही था ना, एक बार अमाउंट को कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 1,76,000 ही था। तो देखो, सेल्स तक की एंट्री हमने कर ली। अब क्या बचा हुआ हमारा, कमीशन। कमीशन बचा हुआ है, ठीक है। तो कमीशन की एंट्री जो है उसको हमको करना पड़ेगा। तो ये जो कमीशन है 5% ऑन इनवॉइस प्राइस है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, चलो एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये वर्किंग नोट 2 हम बना लेते हैं कमीशन के ऊपर ही। कैलकुलेशन वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको, कमीशन में बहुत लोगों को डाउट आता है, कमेंट्स में आता है कि कमीशन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखो, कमीशन जो है ना, उसका कोई थंब रूल नहीं है कि इसका ऐसे ही करना है, उसका वैसे ही करना है। कमीशन आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है आपसे। तो आंख बंद करके कुछ भी करने से पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज जो उसको ध्यान से पढ़ लेना। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन का लैंग्वेज बिल्कुल क्लियरली ये कह दे रहा है कि 5% देंगे हम इनवॉइस प्राइस पे, यानी कि 80 शूज जो आपने बेचे हैं उसका इनवॉइस प्राइस कितना है, 2000। तो 2000 इंटू 80 करेंगे तो जो फिगर आएगा उस पे 5%, 5% आप दोगे इनवॉइस प्राइस पे। और एडिशनल जितना पैसा हमने लिया है सेल प्राइस में, इनवॉइस प्राइस के ऊपर जो भी हमको सेल प्रोसीड्स मिले हैं उस पे 25%। तो 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। तो सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस करोगे तो जो भी अमाउंट आएगी आपकी उस पे 25% आपको करना पड़ेगा। तो सेल प्राइस हमारा कितना है, 2200, इनवॉइस प्राइस है 2000, तो माइनस करके आ रहा है 200। तो 200 पे 25% हमारा एडिशनल कमीशन होगा। इसको ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं, ठीक है ना। 3 तरह के कमीशन मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल कमीशन, एक डेल क्रेडिटर कमीशन और एक ओवरराइडिंग कमीशन। तो ये जो है ये ओवरराइडिंग कमीशन है। तो यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। नॉर्मल कमीशन, ये कितना होगा हमारा, 5% इंटू 80 शूज इंटू ₹2000। ठीक है, तो 80 इंटू 2000 इंटू 5%, ये आ रहा है 8,000 रुपये। कितना आ रहा है नॉर्मल कमीशन, 8,000 रुपये। ओके, और इसके बाद ओवर राइडिंग कमीशन, या आप वहां पर एडिशनल कमीशन भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में एडिशनल कमीशन ही बोला है। कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% इंटू 80 शूज इंटू यहाँ पर क्या होगा, 2200 माइनस 2000। ठीक है, यानी कि 200 रुपए के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया वैसे। 200 इंटू 80 इंटू 25%, तो ये आ रहा है 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4,000 और 8,000 टोटल कमीशन होगा 12,000। ओके, यहाँ पर टोटल कमीशन कितना हो गया, 12,000 रुपये। ओके, तो यहाँ पर कमीशन की एंट्री कर देते हैं। अब कमीशन जो है ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट बिजनेस का। तो ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। और यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू एडिडास कंपनी, और ये होगा कमीशन। यहाँ पर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2, और ये कितना है, 12,000 रुपये। ठीक है, इसी की क्रॉस एंट्री कंसाइनी अकाउंट में करेंगे, बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट
यहाँ लिख दो कमीशन, वर्किंग नोट नंबर 2, ये होगा 12,000 रुपये। तो कमीशन की भी देखो एंट्री जो है हमने कर दी। अब हमारा क्या बचा, अब एक ही चीज बची हुई है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लगाओ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखो, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में से हमको लोडिंग जो है उसको अलग करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व की एंट्री लेनी पड़ेगी, ये दूसरा, और तीसरा जो है हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और चौथा जो है वो हमको फाइनल रेमिटेंस या अमाउंट रिसीवेबल जो है उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 3 में आ जाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमको करनी है, ये वाला हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ रुपीस लिखता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि यूनिट्स कितने हैं, क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं। तो देखो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट्स है, 100 यूनिट्स तुमने भेजा था, 100 शूज, उसमें से 10 जो है वो तो तुम्हारे खत्म हो गए। तो 100 भेजा था, 10 खत्म हो गए, तो बचे कितने, 90। ठीक है ना, और 90 में से सेल कितने हुए, 80, तो बचे कितने क्लोजिंग स्टॉक में, 10 यूनिट्स। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट नहीं, इनवॉइस प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू होगा, याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू होगा। इनवॉइस प्राइस ऑफ 10 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना होगा, देखो हमारा इनवॉइस प्राइस कितना है, 10 इंटू 2,000 करके हमारा इनवॉइस प्राइस है, तो ये आ जाएगा 20,000। ओके, उसके बाद एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तुम्हारा देखो फ्रेट है, 10,000 रुपए का फ्रेट है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं फ्रेट। अब ध्यान से समझना जो कैलकुलेशन मैं करने वाला हूं, फ्रेट है हमारा 10,000 रुपए का। ठीक है, ये 10,000 रुपए का जो फ्रेट है ये कितने गुड्स के ऊपर था, ये फ्रेट जो आपने पे किया था, ये वाला फ्रेट 10,000 रुपए, ये आपने 100 शूज के ऊपर पे किए थे, क्योंकि आपका 100 शूज जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा था। गुड्स आपने कितने भेजे थे, 100 शूज। तो 10,000 रुपए का फ्रेट अगर 100 शू के ऊपर है तो एक शू के ऊपर कितना होगा, 100 रुपया। ठीक है, कैसे निकलेगा, 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा एक शू के ऊपर कितना फ्रेट है वो निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक में कितना शू बचा हुआ है, 10 शूज, तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा फ्रेट का कितना प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऐड करना है। तो यहां पर देखो ये आएगा आपका 1,000 रुपीज। ठीक है, कितना आएगा, 1,000 रुपीज फ्रेट का हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या है, फ्रेट के बाद क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में है इंश्योरेंस। ये देखो इंश्योरेंस है 1,500 रुपए का। ओके, तो इंश्योरेंस भी जो है वो सेम, इंश्योरेंस भी जो है 1,500 रुपए, वो भी सेम 100 यूनिट्स के ऊपर इनकर हुए थे, क्योंकि 100 यूनिट्स जो जा रहे थे एडिडास से, नाइकी के वहां से एडिडास तक, तो उन पे टोटल 100 यूनिट्स पे इंश्योरेंस की गई थी, तभी तो डैमेज होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम मिला ना। तो ये इंश्योरेंस भी टोटल 100 यूनिट्स के ऊपर थे, और हमको 10 यूनिट्स का निकालना है कि 10 यूनिट्स के ऊपर फिर इंश्योरेंस का कितना अमाउंट आएगा, क्योंकि हमारे 10 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में है। तो ये हो जाएगा देखो 150। ओके, ये भी हो गया। अब उसके बाद देखो एक और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है जो कि है ऑक्ट्रॉय। मैंने आपको पहले ही बताया ऑक्ट्रॉय जो है, जो कंसाइनी ने पे किया है, वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो माल हमारा 10 यूनिट पड़ा हुआ है, इस पर ऑक्ट्रॉय भी पे हुई है। हमने ऑक्ट्रॉय को कंसीडर नहीं किया था एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते समय। एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते समय हमने ऑक्ट्रॉय को इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये जो 10 शूज एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो रास्ते में ही खराब हो गए, तो ये कभी यहां पर पहुंचे ही नहीं। एडिडास ने तो 90 शू रिसीव किए थे। ठीक है, 90 शू, तो इन 10 शूज पे कभी ऑक्ट्रॉय का खर्चा लगा ही नहीं, तो इनकी वैल्यूएशन करने के लिए ऑक्ट्रॉय को हमने नहीं पकड़ा था।
ठीक है। अब ध्यान से सोचो, ये जो एडिडास ने यहां से यहां पर जब गुड्स आए तो 90 शूज यहां पर रिसीव किए जो गुड कंडीशन में थे, वो 90 शूज इसने रिसीव किए और उस पे ऑक्ट्रॉय पे किया 1530। तो ये जो 1530 का ऑक्ट्रॉय है ये एक्चुअली 90 शूज के ऊपर है। कितने शूज के लिए? 90 शूज के लिए। तो हमको जो ये 10 शूज जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, ये तो उन्हीं 90 शूज में से है ना जो एडिडास ने रिसीव किया था, जो गुड यूनिट्स थे 90 शूज। ये 10 यूनिट जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं, ये तो उन्हीं 90 शूज में से है। तो इन 10 यूनिट्स पे भी ऑक्ट्रॉय लगी होगी, इसलिए ऑक्ट्रॉय का पार्ट हमको लेना है। अब पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लो। यहां पर लिखता हूं ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ये हमारा कितना 1530 रुपया खर्चा लगा है शायद, 1530, हाँ 1530 रुपया का खर्चा है। कि ये 1530 रुपया हमारा क्या 100 यूनिट्स के लिए? ये हमने 100 से डिवाइड किया देखो पहले, क्योंकि ये जो हमारा फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा था ये 100 शूज के ऊपर था। लेकिन ऑक्ट्रॉय जो लगा वो हमारा कितने के लिए है? 90 यूनिट्स के लिए, क्योंकि 10 यूनिट तो यहां से जब गुजर रहे थे तब डैमेज हो गए। एडिडास के पास पहुंचे गुड कंडीशन में 90 यूनिट्स, उसी के ऊपर ऑक्ट्रॉय लगा। तो हमको जब ये डिवाइड करना है तो हम और 100 से यहां पर और डिवाइड नहीं करेंगे, हम करेंगे 90 से, ठीक है। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ यूनिट्स? 10 यूनिट्स। तो प्रोपोर्शनेट खर्चा ऐसे निकलेगा, तो 1530 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, ये आ जाएगा हमारा 170 रुपया। कितना आ जाएगा? 170 रुपया। तो अब हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चल गई, कितनी है देखो, 20,000 और 1,000 है 21,000, 21,000 प्लस 150 प्लस 170, ये आ गया 21,320 रुपए, ठीक है, 21,320 रुपए। अब एक और चीज यहां पर पता करनी है, यहां पर लोडिंग इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, ये कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है, सिंपल। लोडिंग तो देखो सिंपल है, लोडिंग कैसे निकालना है? आपके क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स, और एक यूनिट में आपका कितना लोडिंग था? सिंपल 500 रुपया था। कैसे? 2,000 रुपए आपका इनवॉइस प्राइस था और 1,500 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस था, तो 500 रुपए एक यूनिट का लोडिंग था। अब आपके क्लोजिंग स्टॉक में 10 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो उस पर मल्टीप्लाई कर दो 500, 10 इंटू 500, तो 5,000 रुपये आपका क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर निकाल लेते हैं, ये कैसे आएगा? 10 यूनिट्स इंटू 2,000 माइनस 1,500, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ₹5,000, ठीक है। तो 5,000 का लोडिंग। अब हमको एंट्रीज करनी है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी आपको पता है। क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान देना, हमने यहां पर जो वैल्यू लिया है बेस वैल्यू, ये जो 20,000 आया है वो इनवॉइस प्राइस है 2,000। याद रखना, कॉस्ट प्राइस से अलग यहां पर यही है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते समय हम इनवॉइस प्राइस लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कितना वैल्यू आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक का? 21,320। तो 21,320 की एंट्री हमको करनी पड़ेगी यहां पर बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ठीक है। 21,320 था शायद से, एक बार फिर से देख लेता हूं कहाँ गया। हाँ 21,320, ओके। तो ये एंट्री जो है ये हमको यहां पर करनी पड़ेगी। एंट्री एक्चुअली क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सॉरी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। तो ये हो गया हमारा, यहां पर क्या लिखेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक, ओके। ये हो गया, और यहां लिख दो वर्किंग नोट नंबर 3 या 4 जो भी है, वर्किंग नोट नंबर 3 ही है शायद। और इधर देखो, इसका जो लोडिंग इंक्लूडेड है वो हमको यहां पर लेना पड़ेगा। लोडिंग इसमें कितना है? 5,000 रुपए, तो उसको हम लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। स्टॉक रिजर्व कितना? 5,000 रुपए। ये भी इसमें क्या है? ये है लोडिंग इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी वर्किंग नोट नंबर 3 में ही हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब ये हमको क्यों करना जरूरी है स्टॉक रिजर्व? एक तो मैंने आपको AS2 वाला रीजन बताया कि हमको अपने स्टॉक को हमेशा कॉस्ट या NRV विचएवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। पर यहां पर जो 21,320 है ये तो इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्डेड है, जो कि हमारे कॉस्ट से ज्यादा है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको इस साइड में 5,000 रुपए लोडिंग जो है वो
इस साइड में लिखनी पड़ी, तो ऑटोमेटिक इफेक्ट क्या होगा, इससे 5,000 रुपए कम हो जाएगा। आप यहां से 5,000 कम करो या इस साइड में लिख दो, बात सेम है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर आप यहां पर 5,000 रुपए इससे माइनस करके नहीं दिखाते, मतलब डेबिट साइड में अगर 5,000 नहीं लिखते हो, तो आपका प्रॉफिट जो है उसका फिगर सही नहीं आएगा, आपका प्रॉफिट 5,000 रुपए ज्यादा आ जाएगा। प्रॉफिट 5,000 रुपए ज्यादा कैसे आ जाएगा, आपने क्लोजिंग स्टॉक को 5,000 रुपए ज्यादा वैल्यू करके रखा है, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे वैल्यूड है, तो इसके कारण आपका प्रॉफिट तो इस साइड आता है, तो प्रॉफिट 5,000 रुपए ज्यादा आ जाएगा। क्रेडिट में अगर 5,000 ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी 5,000 ज्यादा आ जाएगा। तो प्रॉफिट, क्योंकि आपका ट्रू प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट का फिगर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने 5,000 रुपए इधर लिख लिया स्टॉक रिजर्व का। और यहां पर प्रॉफिट सही आने के लिए ही हमने जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का 2 लाख लिखा था, उससे 50,000 का लोडिंग इधर एलिमिनेट कर दिया था। तो ये दो चीजें आपको इनवॉइस प्राइस में नई देखने को मिली, ये और ये। ठीक है, और क्या चीज नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को आप इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू कर रहे हो। अगर इसको आप इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू नहीं करते, तब तो ये भी नहीं आता क्वेश्चन में और ये भी नहीं आता, है ना। अगर ये कॉस्ट प्राइस पे होता, इसको अगर कॉस्ट प्राइस पे ही करते तो लोडिंग लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती इधर। इसको भी अगर आप कॉस्ट प्राइस पे 1,50,000 ले लेते तो इधर 50,000 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्योंकि आप इन दोनों को इनवॉइस प्राइस पे ले रहे हो, इसलिए आपको लोडिंग का अमाउंट इधर और इधर, तो 2 एडिशनल एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी। अब आप इस अकाउंट को बैलेंस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलो एक बार फटाक से इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर का टोटल कितना आएगा, ये हमारा 50,000 प्लस 14,000 प्लस 2,150 प्लस 1,76,000 प्लस 21,320, ये आ गया 26 लाख ना 2,63,470, 2,63,470, इधर भी 2,63,470। ठीक है, इससे हम एक एक करके माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 2 लाख माइनस 11,500 माइनस 3,530 माइनस 12,000 माइनस 5,000, तो प्रॉफिट आ गया 3,1,440। कितना आ गया, 3,1,440। यहां पर क्या होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ये ट्रांसफर हो रहा है और ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। ओके, 3,1,440 हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब यहां पर हमको कंसाइनी अकाउंट को बैलेंस करना है। अब कंसाइनी अकाउंट को जो बैलेंस करेंगे तो उससे आपको पता है क्या अमाउंट निकलता है। कंसाइनी अकाउंट को जो बैलेंस करेंगे उससे हमको पता चलेगा कि कितना अमाउंट हमको कंसाइनी से मिलना है। ओके, कितना अमाउंट हमको कंसाइनी से मिलना है। लेकिन यहां पर हर बार हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करते थे, बाय बैंक लिख के करते थे ना, बाय बैंक अकाउंट लिख के करते थे। लेकिन देखो यहां पर क्वेश्चन में ना ये क्लियरली कहीं भी नहीं बोला है, ये क्लियरली कहीं भी नहीं बोला है कि कंसाइनी ने, ये क्लियरली हमको कहीं भी नहीं बताया कि कंसाइनी ने पैसे सेंड किए हैं, कंसाइनी ने लास्ट डेट में पैसे सेंड किए हैं, ऐसा कहीं नहीं बोला है। बस एक ही बात लिखी थी कि कंसाइनी ने एडवांस के तौर पे 50,000 रुपए नाइकी को भेजे थे, लेकिन फाइनल सेटलमेंट में जो कंसाइनी ने पैसे भेजे हैं वो बात कहीं पर नहीं लिखी हुई है। तो हम क्या मानेंगे कि फाइनल सेटलमेंट, जो भी दिन को हम कंसाइनमेंट की प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस दिन कंसाइनी ने हमको पैसे भेजे नहीं, उस दिन कंसाइनी से हमको उतने पैसे मिलने हैं। तो हम कंसाइनी अकाउंट को सिर्फ बैलेंस करके छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, कंसाइनी अकाउंट को सिर्फ बैलेंस करके छोड़ देंगे। बैलेंस करके छोड़ देंगे, इसका मतलब हमारे बुक्स में एडिडास कंपनी की एक डेबिट बैलेंस दिखेगी। ओके, डेबिट बैलेंस दिखेगी, इसका मतलब क्या कि हमको उससे इतने पैसे मिलने हैं। ओके, जैसे डेटर्स की लास्ट डेट पे अगर डेटर्स से पेमेंट नहीं मिलती है तो क्या करते हैं हम उसको बैलेंस करके, बैलेंस शीट में डेटर्स का बैलेंस दिखता है, मतलब उससे उतना पैसे हमको लेने हैं, तो इससे भी हमको पैसे लेने हैं। ठीक है ना, पैसे अभी तक इसने दिए नहीं है, तो चलो इसको बैलेंस कर देते हैं, इस अकाउंट को, इस अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर टोटल कितना है, 1,76,000, इधर भी 1,76,000, और इससे माइनस करेंगे हम, 1,76,000 से माइनस करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 3,530 और माइनस करेंगे 12,000, तो ये आ गया 1,10,470। ठीक है, 1,10,470। ये प्योरली एजम्पशन के बेसिस पे मैं कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बताया है कि कंसाइनी ने जो है
कंसाइनी ने नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। कंसाइनी ने जो पैसे भेजे हैं लास्ट में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कंसाइनी से इतने पैसे हमको मिलने हैं, अभी तक भेजा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम बाय बैंक नहीं लिख सकते, ठीक है ना, बाय बैंक हम नहीं लिख सकते, हमको यहाँ पर बाय बैलेंस लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और इसी बैलेंस को आपको इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, टू बैलेंस बीडी, ऐसे करके आप लिख लोगे, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। तो ये कंसाइनी से हमको लास्ट में इतने पैसे मिलने हैं। तो आपने देखा इनवॉइस प्राइस मेथड पे पूरा सम जो है मैंने आपको करके दिखा दिया, बिल्कुल इजी था, कुछ ज्यादा इसमें था ही नहीं, बस एक्स्ट्रा क्या था, लोडिंग वाला पार्ट, ठीक है ना, लोडिंग वाला पार्ट एक्स्ट्रा था जो कि इजी ही था, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो अब हमने ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे ही डिस्कस कर लिए हैं, सारे ही डिस्कस कर लिए। अब हमको क्या करना है, सिर्फ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है, और एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो नई हमको दिखाई देंगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तब मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। वैसे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी जर्नल एंट्रीज थी, मोर और लेस हमने सारा डिस्कस कर लिया है, हमारा सारा ओवर हो गया। अब आप अपने मन से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट बचा नहीं है जो आपको बताना बाकी रह गया हो, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो हो गया है काफी लंबा, 1 घंटा 16 मिनट का वीडियो बन गया है। अब अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, और अब हम कंसाइनमेंट के 4-5 और प्रॉब्लम्स कर लेंगे, तो उससे हमारी पकड़ जो है वो कंसाइनमेंट में मजबूत हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अपने होमवर्क जो मैंने आपको दिए थे वो बना लेना, ठीक है। अगले लेक्चर से मैं आपको होमवर्क्स भी दूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, कुछ होमवर्क्स दूंगा, ऐसे करके ये चैप्टर जल्दी खत्म होगा। कोई भी डाउट अगर आपको होता है होमवर्क करने में, तो सोल्यूशन इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है, वहां से रेफर कर सकते हो। अगर उससे भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।